नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियां, सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो कृषि के लिए जो संस्थान काम कर रहे हैं उनकी भी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं कि कैसे वो न केवल किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के प्रयास कर रहे हैं, कैसे कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, बल्कि कैसे पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नक्शा बदलने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही संस्थान या एक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम एफपीओ कहते हैं, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे एक सफल किसान भाई से भी, जानेंगे उनकी सफलता की कहानी कि कैसे उन्होंने कृषि व्यवस्था या उससे जुड़े जो सह व्यवसाय होते हैं उसमें नए कीर्तिमान रचे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर द्वारिका सिंह जी। आप ISED सर्विसेज के डायरेक्टर हैं। द्वारिका जी का बहुत स्वागत है और आप एफपीओ विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे सफल किसान भाई मनोज कुमार पटेल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, वो भी हम उनसे जानेंगे। चलिए, लेकिन शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं एफपीओ से जुड़ी। और एफपीओ सर क्या हो, क्या चीज़ है, क्या व्यवस्था है, इसकी अवधारणा क्या है, कैसे काम करता है? एफपीओ की अवधारणा शुरू हुई, पूरा कृषि क्षेत्र हमारा असंगठित क्षेत्र है और जब हम जाते हैं वैल्यू चेन में आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमारे लिए हर्डल पैदा होता है कि हम वैल्यू चेन में जा नहीं पाते हैं और कोई भी किसान उतना ही मूल्य ले पाता है मूल्य श्रृंखला में जितनी उसकी भागीदारी होती है। लेकिन भागीदारी बढ़ाने के लिए एक संस्था की ज़रूरत होती है और सभी किसान संस्था नहीं बना सकते क्योंकि एक संस्था को चलाने का खर्च 1 से 1.5 लाख रुपए महीने आता है। लेकिन एक संस्था की ज़रूरत है, सबकी संस्था हो ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इस प्लान को किया कि बहुत सारे किसान 400-500 किसान मिलके एक संस्था बना लें तो वो मूल्य श्रृंखला में जा सकते हैं, तो अपने उत्पाद को उत्पादन भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और कंज्यूमर तक बेच सकते हैं। मतलब पूरी मूल्य श्रृंखला के फायदे को किसान ले सकते हैं। इसी उद्देश्य से कि किसान की इनकम बढ़े, क्योंकि मूल्य श्रृंखला में भागीदारी होगी तो ही इनकम बढ़ेगी। तो उनने एक संगठन प्रमोट किया जिसको एफपीओ या एफपीसी बोलते हैं। ये बेसिकली कृषि क्षेत्र को संगठित करने का एक संस्थागत माध्यम बन गया जी। तो देखिए, कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ, इससे हमारे किसान भाई डॉक्टर साहब कैसे जुड़ सकते हैं? ये एफपीओ बनाने के लिए कम से कम 10 किसान होने ज़रूरी है और ये 10 किसान प्रमोटर डायरेक्टर बोले जाते हैं और इनको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, खसरा नंबर, बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ के लिए, और फिर एक किसान प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है और उनको एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें लेके किसी भी सीए से इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अथराइज कैपिटल होता है कि मतलब कितना अंश पूंजी वो दे सकते हैं, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम 15 लाख का अंश पूंजी अथराइज कैपिटल पे बात करें तो ये करीबन 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आता है। और उसके बाद रजिस्टर होने के बाद कोई भी किसान इससे जुड़ सकता है और उसमें उसको एक शेयर पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे 1000 रुपए की शेयर पूंजी लगा के वो उससे जुड़ सकता है। यानी केवल 1000 रुपए में कोई भी किसान किसी एफपीओ से जुड़ सकता है, उसमें अपनी भागीदारी निभा सकता है। फायदे क्या हैं? देखिए, हमारे किसान भाइयों को ये समझाइए कि अगर आप एफपीओ से जुड़ते हैं तो कौन कौन से उनको लाभ या सुविधा मिल सकती है? बेसिकली इसमें जुड़ने से कई सारे फायदे होते हैं। एक तो जैसे उनको बहुत सारे जो तकनीकी ज्ञान होता है कृषि से संबंधित, तो हर किसान तकनीकी विशेषज्ञ नहीं ला सकता। संगठित हो गए तो तकनीकी विशेषज्ञ ला सकते हैं। मार्केट में जाना हो, मार्केट एक्सेस के लिए आपको ब्रांडिंग करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, और या इनपुट बल्क में खरीदना है तो बल्क में खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है, बल्क में बेचते हैं तो महंगा आता है। तो ये सारे फ़ायदे आप उठा सकते हैं एफपीओ से जुड़ के। लेकिन इसमें आपको
मूल्य श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ानी ही पड़ेगी। घर बैठे फायदा नहीं ले सकते, आपको आगे आना पड़ेगा और बाजार तक जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उसको। तो इससे देखिए किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो सकती है। देखिए एक कहानी के जरिए हम समझाएं कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हैं, लेकिन वही गट्ठर होगा। तो जो FPO है ना, ये आप किसान भाइयों का एक गट्ठर ही है जो बहुत काम का साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि उत्पादक संगठन यानी FPO के बारे में, और इस बारे में आप तक अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं डॉक्टर द्वारिका सिंह जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सफल किसान भाई मनोज कुमार पटेल जी। इनसे हम जान रहे हैं इनकी सफलता की कहानी। इसके बारे में हम और जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन हम तब तक चर्चा करते हैं हमारे किसान भाई से, मनोज जी से। एक बार फिर हम उनका स्वागत करते हैं। मनोज जी, तो खेती किसानी से आप कैसे जुड़े, आपका परिवेश कैसा रहा, बैकग्राउंड क्या था, और कैसे मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आप आए? मेरा बैकग्राउंड बैचलर इन फार्मेसी है और 2008 में मैंने फार्मेसी करके एक जॉब, जो सभी लोग का सपना रहता है, पिताजी लोगों का, कि एक बेटा हमारा जाए तो गांव से निकल के एक अच्छे जॉब में जाए, तो उसी तरह से मैं जॉब में आया। 2015 में मैंने मधुमक्खी पालन का एक यूट्यूब पे वीडियो देखा और उस वीडियो में मेरे को अच्छा लगा कि बी कीपिंग ऐसा है। फिर उसमें कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जुड़ा और ट्रेनिंग लिया इसके माध्यम से। उस समय मैं जॉब में था और जॉब कर रहा था, तो किसान मेरे घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, एक और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है तो बच्चे को करने दो। पर यही जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी लाइफ आगे जुड़ने वाली थी उससे, ये मेरे को भी करते करते धीरे धीरे एहसास हुआ। और जब मेरे को मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा मार्केटिंग से था और मेरे को इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था मार्केटिंग से रिलेटेड, तो इसको मैंने कैच करने के लिए मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा और बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने कैच कर लिया मार्केटिंग के कारण। जब आप ये प्लानिंग कर रहे थे कि भाई एक अच्छी भली जॉब चल रही है लेकिन मुझे मधुमक्खी पालन की तरफ आगे बढ़ना है, तो क्या किसी ने कोई रोका टोका? घर वालों की क्या रिएक्शन थे उस समय? घर वालों का रिएक्शन ये था कि आप नया कार्य क्यों कर रहे हैं, अच्छा खासा जॉब चल रही तो उसको छोड़ के क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन अंदर ये था कि मैं अपना खुद का कुछ काम इस्टेब्लिश करूं, खुद अपना नाम हो और ब्रांडिंग हो, तो उसके लिए थोड़ा सा घर वालों का मोटिवेशन मिला। लेकिन 2020 आते आते मैं जॉब को स्विच करना पड़ा, क्योंकि कंपनी बोले कि भाई कोरोना का टाइम है, आपको ट्रांसफ़र किया जाता है, इस जगह से आपको बाहर भेजा जाता है। तो उस समय मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट मैं जमा चुका था, लेकिन मन में यही था कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मन में विश्वास रहा कि नहीं मैं कर पाऊंगा आगे, और मैंने फुल फ्लैज काम अपना शुरू कर दिया। तो देखिए किसान भाइयों, एक प्रेरणा है मनोज जी आपके लिए कि उन्होंने स्वरोजगार किया, जॉब छोड़ी, क्योंकि जॉब वैसे ही अनिश्चितताओं से भरी होती है, स्वरोजगार किया और आज उसमें वो बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां आई थी क्या मधुमक्खी पालन जब आपने व्यवसाय शुरू किया? किस तरह की दिक्कतें आई? सर, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आप प्रोडक्ट जो आपका उत्पाद है उसका आपको एक मूल्य, अच्छा मूल्य मिले, MSP बड़ी हुआ मिले, लेकिन उसके बाद भी MSP मिलने के बाद ये रखता कि नहीं, मेरे को इतना मूल्य जो मैं तय कर सकता हूँ। जैसे और कंपनियाँ कि कोई दवा बाजार वाली कंपनी है, वो अपना मैं एक MSP फिक्स करती है कि भाई ये 300 रुपये की बिकेगी, ये 400 रुपये की बिकेगी। तो मैं खुद चाहता था कि मैं भी अपना प्रोडक्ट ऐसा चॉइस करूँ कि इसकी MRP फलाना रही, मैं खुद तय कर सकूं। तो आज मैं अपनी प्रोडक्ट की MRP खुद तय कर सकता हूं और खुद उसको बाजार में उतार सकता हूं। जी, शुरुआत में जो चुनौतियां आई थी उनको आपने दूर कैसे किया? मतलब जैसा जितना प्रोडक्ट बना कि एकदम से बिक गया, नहीं बिका, किस तरह की दिक्कतें आई? सर, शुरुआत में जो प्रोडक्ट था तो मैं बिचौलियों पे निर्भर था कि मेरा प्रोडक्ट ले ले और ये सेल हो जाए। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से मैं जुड़ा, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली,
मधुमक्खी पालक की, और उनसे नॉलेज लेने के बाद उनने बोला कि आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए, इस ब्रांडिंग में हम आपका सहयोग करेंगे। अच्छा। तो कृषि विज्ञान केंद्र ने मेरा काफ़ी सहयोग किया, और आज कुछ जो भी हूँ मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, तो कृषि विज्ञान केंद्र का इसमें काफ़ी रोल है। देखिए मनोज जी बता रहे कि कृषि विज्ञान केंद्र जो हर ज़िले में है, और किसान भाइयों आप वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन और ट्रेनिंग ले सकते हैं कई तरह की। तो डॉक्टर साहब देखिए, मनोज जी ने जो बताया कि शुरू में दिक्कत आई थी, स्वरोजगार की तरफ वो गए, बहुत बड़ा डिसीजन था जॉब छोड़ करके जाना। ऐसे में आपका जो संगठन है वो कैसे ऐसे किसान भाइयों की या ऐसे युवाओं की मदद कर सकता है? यहाँ जैसे अभी बात हुई कि बहुत सारी चुनौतियाँ आई और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए मार्केट में जाने में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, ये सारी चुनौतियाँ हैं। अगर हम छोटे काम करते हैं तो हमारा ओवरहेड बहुत ज़्यादा होता है, और हम हर चीज़ अकेले हायर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ग्रुप में इसको करते हैं तो हमारे लिए वो कॉस्ट बहुत छोटी हो जाती है। तो जैसे इनके जैसे अगर 100 उद्यमी हैं और सबके लिए एक कॉमन व्यवस्था हो जाए, तो उसमें क्या है कि वो हनी को प्रोसेस कर सकते हैं, उसका अच्छा ब्रांड बना सकते हैं, उसको स्टोर पे ले जाके रख सकते हैं, अपना मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, और बहुत अच्छे उत्पाद बना सकते हैं। जैसे हनी से जब बनाते हैं तो कॉस्मेटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। बी वेनम बनता है, वी वैक्स के ऊपर बहुत प्रोडक्ट बनते हैं। मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को समझा दूं, बी वेनम यानी मधुमक्खी का जहर, और बी वैक्स यानी मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसमें से निकला मोम। तो ये कितना कीमती होता है डॉक्टर साहब, जरा हमारे किसान भाइयों को ये बताइए। ये बहुत कीमती होता है, क्योंकि इससे जो कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत महंगा होता है, 12,000 रुपये किलो तक चला जाता है। और इससे मेडिसिन भी बहुत सारी बनाई जाती है, तो जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 2 ग्राम 4 ग्राम नहीं बेच सकते। तो इसको हमें कलेक्टिव वे में इकट्ठा होके करना पड़ेगा। तो ऐसे इकट्ठा होके अभी सरकार प्रमोट कर रही है कि जैसे मधुमक्खी पालकों का ही एक संगठन बना के एफपीओ बना दिया जाए। तो एनडीडीबी इसको प्रमोट कर रही है कि जैसे 100 मधुमक्खी के एफपीओ बना रही है वो। तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा उसका वैल्यू चेन इस्टेब्लिश हो जाएगा मधुमक्खी पालन का। तो उसमें मधुमक्खी पालन को नॉलेज की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, ब्रांडिंग की, ये जितने चैलेंजेस थे वो अपने आप ख़त्म हो गए। कि उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत है तो बैंक भी लिंक होगा तो किसी कंपनी से, तो हर दिक्कत दूरी हो जाती है। लेकिन ये है कि ऐसे कुछ किसान जुड़ जाएं और सामने आ जाएं। जी, तो किसान भाइयों फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के बारे में, और इस बारे में आप तक अहम जानकारियां पहुंचा रहे हैं डॉक्टर द्वारिका सिंह जी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सफल किसान भाई मनोज कुमार पटेल जी। इनसे हम जान रहे हैं इनकी सफलता की कहानी। मनोज जी, आपसे हम और जानना चाहेंगे कि कितनी लागत में आपने ये व्यवसाय शुरू किया था और आज आप कहाँ किस मुकाम तक पहुँच गए? सर, स्टार्टिंग में मैंने 10 बॉक्स से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके ये 250 बॉक्स तक पहुंच गया। एक बॉक्स से जो प्रोडक्शन साल भर का होता है वो 40 से 60 किलो शहद का उत्पाद होता है। ठीक है। और टोटल बॉक्स का अगर वैल्यू लगाएं तो 6 से 7 टन हनी या 8 टन हनी प्रोड्यूस हो जाता है साल भर में। अच्छा। और अगर कच्चे शहद का उत्पाद देखें तो 150 से 200 रुपये केजी जो मार्केट में जाता है वो अभी है। लेकिन अगर आप उसको ब्रांडिंग में अगर उतारते हैं तो उसका जस्ट 4 गुना आप उसको कीमत मिल सकती है। अच्छा।
तो यही मैंने ब्रांडिंग में किया, जो कि हमारी ब्रांडिंग है, और बुंदेली हनी के नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं। और आज अच्छा रेट जा रहा है, हमारी हनी का है 500-600 रुपये केजी सर जाता है। जी जी। तो देखिए किसान भाइयों, केवल आप फसल उत्पादन कर रहे हैं, फल उत्पादन कर रहे हैं, या फिर कृषि से जुड़े कोई बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, या डेयरी उत्पादन में, आप किसी भी सेक्टर में हों, अगर आप जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे, अच्छी पैकेजिंग नहीं करेंगे, उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब आपको उतनी कीमत नहीं मिल पाती। और FPO जैसे जो संस्थाएं होती हैं वो आपको इसी काम में मदद करती है। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को और मोटिवेट या प्रेरणा दीजिए कि उनको कैसे और क्यों FPO से जुड़ जाना चाहिए। देखिए, FPO से जब आप जुड़ते हैं तो मूल्य श्रृंखला में आपकी भागीदारी बढ़ती है और आप उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितनी आपकी मूल्य श्रृंखला में भागीदारी है। अगर खाली उत्पादन करेंगे तो फसल का दाम मिलेगा, बाजार में जाएंगे तो जो बाजार का मूल्य है मिलेगा, जब आप प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोडक्ट का मूल्य मिलेगा, कंज्यूमर तक जाएंगे तो कंज्यूमर रिटेल प्राइस मिलेगी। तो आप कहाँ तक जा रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप उद्यमशील हैं और कुछ किसानों के साथ मिलके उनको भी फायदा देना चाहते हैं, खुद को भी करना चाहते हैं, तो आपको संगठित होकर एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि मूल्य श्रृंखला का जितना भी वैल्यू रियलाइजेशन है वो पूरा का पूरा आपको मिले, बिचौलियों को बिचौलियों तक ना पहुंचे। क्योंकि हम देखते कई बार टमाटर की बहुत कम कीमत रहती है, लेकिन जब बाजार में देखते हैं तो वही बहुत ऊंची कीमतों पर मिलता है। बिल्कुल। मनोज जी, एक हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को संदेश दीजिए कि जिस तरीके से आप सफल किसान बने या सफल व्यवसायी बने, ऐसे वो भी कर सकते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर यही मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा सा रिस्क लीजिए और जो आपने सोचा है उसमें डट के रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी। तो देखिए, मनोज जी का मंतव्य यही है कि खेती किसानी के साथ साथ, यानी जो परंपरागत काम हो रहे हैं उनसे इतर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खेती किसानी के साथ पशुपालन आप कर सकते हैं, मत्स्य पालन आप कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, बहुत सारे व्यवसाय हैं जो आप किसानी के साथ भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो बाजार मिलेगा, आपका हौसला बढ़ेगा। FPO से अगर आप जुड़ करके काम करते तब तो कहना ही क्या। तो सर, एक छोटा सा संदेश आप भी अगर हमारे किसान भाइयों को देना चाहें। जितने भी उद्यमी किसान हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको FPO से जुड़ के जरूर काम करना चाहिए। जो उत्पादन का काम करना चाहते हैं वो उत्पादन का करें, जो उद्यमी हैं वो उद्यम का काम करें, और दोनों मिल के मार्केट की पूरी पोटेंशियल का पैसा अगर अपने झोली में डालते हैं तो इनकम अपने आप बढ़ेगी। ठीक बात है। तो देखिए किसान भाइयों, पैसा बिखरा पड़ा है, बस आपको समेटने की देर है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियां FPO के बारे में हमारे किसान भाइयों को देने के लिए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जलवायु अनुकूल बीजों की किस्में जारी, कृषि निर्यात क्लस्टर पर होगा निवेश, खरीफ फसलों की बुवाई 97%, खरीफ फसल बीमा की अवधि बढ़ी और प्रदेश के 20 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकृत बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इसमें अधिक बारिश वाले इलाकों के अनुकूल BT कपास और ज्यादा पैदावार देने वाली मूंग की किस्में भी शामिल है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है और ये 61 फसलों से संबंधित है। इनमें 34 खेतों में लगाई जाने वाली और 27 बागवानी की फसलें शामिल है। बागवानी फसलों में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नए किस्म के फलों, सब्जियों, पौधारोपण फसलों, ट्यूबर्स, मसालों, फलों और औषधि पौधों के बीज जारी किए हैं। वहीं खेत वाली फसलों में मोटे अनाज, श्री अन्न, चारा वाली फसलों, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और रेशे वाली फसलों की नई किस्में जारी की गई है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत भी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित ICAR के वरिष्ठ वैज्ञानिक, किसान एवं शोधार्थी उपस्थित थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के लिए 100
निर्यात क्लस्टर बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 6,800 करोड़ रुपए निवेश से दलहन मिशन की योजना बनाई है। श्री चौहान ने कहा कि जलवायु के अनुकूल कृषि व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार तेजी से देश भर में 50,000 जलवायु अनुकूल गांव विकसित कर रही है। साथ ही बीज की 1500 नई किस्में भी विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी डिजिटल पहचान दी जाएगी। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई अंतिम चरण में चल रही है। अभी तक प्रदेश भर में 97% बुआई की जा चुकी है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 144 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है। समान अवधि में पिछले साल 142 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। चालू खरीफ सीजन में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई प्रस्तावित है। धान की बुआई एवं रोपाई का कार्य चल रहा है। अभी तक 33 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई है। पिछले साल समान अवधि में धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इस साल धान की बुआई 35 लाख हेक्टेयर में करने का लक्ष्य रखा गया है। सोयाबीन की बुआई 54 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो पिछले साल की बुआई 53 लाख हेक्टेयर में अधिक है। मक्का की बुआई इस साल किसानों द्वारा सर्वाधिक की गई है। मक्का बुआई लक्ष्य 16,75,000 हेक्टेयर से अधिक 20 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। गत वर्ष समान अवधि में ये बुआई 17 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली 6.25 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जो इस साल के निर्धारित लक्ष्य और गत वर्ष की बोनी से अधिक है। ज्वार की बुआई इस साल घटकर 1.25 लाख हेक्टेयर रह गई है। गत वर्ष समान अवधि में 1.5 लाख हेक्टेयर में ज्वार की बुआई हुई थी। बाजरा 3.25 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। गत वर्ष समान अवधि में 3.25 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम हेतु अधिसूचित फसलें धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, अरहर, ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास, मूंग एवं उड़द है। इन अधिसूचित फसलों का बीमा करवाने हेतु किसानों को बीमित राशि का मात्र 2% प्रीमियम देना होगा। इससे योजना के अंतर्गत ऋणी और अऋणी दोनों तरह के किसान बीमा करा सकेंगे। किसान भाई समीप के कॉमन सर्विस सेंटर, फसल बीमा पोर्टल, सहकारी समिति एवं निकटतम बैंक की शाखा से संपर्क स्थापित कर खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रदेश का रीवा एकमात्र ऐसा जिला है जहां अभी तक सामान्य से 30% कम बारिश हुई है। 10 दिन पहले बारिश का यह आंकड़ा 60% कम था और पिछले 10 दिनों के दौरान हुई वर्षा से कम बारिश की भरपाई काफी हद तक पूरी हो गई है। अभी तक प्रदेश के 20 जिलों में अधिक एवं 31 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। श्योपुर में 81% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। पूर्वी क्षेत्र में सामान्य से 15% एवं पश्चिमी क्षेत्र में 17% अधिक वर्षा हुई है। प्रदेश के 15 जिलों में 25 से 70% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जिन 31 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है, उनमें 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 3 से 20% कम पानी गिरा है। छिंदवाड़ा, दमोह, सतना, उमरिया, दतिया, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, उज्जैन में अभी बारिश की दरकार है। प्रदेश के नरसिंहपुर, सिवनी, भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी एवं श्योपुर में 34 से 77% अधिक बारिश हुई है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारियों के साथ, नए एक्सपर्ट्स के साथ, जो आप तक पहुंचाएंगे कई अहम जानकारियां। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।